नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए जो कि निश्चित ही उत्तर प्रदेश के युवाओं के अंदर एक बहुत जबरदस्त जोश भरने का काम कर रही है। और खबर जबरदस्त है भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश एसआई और एएसआई की वैकेंसीज आ चुकी हैं। और आई हुई इन वैकेंसीज को ध्यान में रखते हुए आज का यह सेशन बेहद खास है, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं वैकेंसी के अंदर जब कोई पद निकलता है तो आपकी शैक्षणिक अर्हता क्या चाहिए, आपको कितनी पढ़ाई करनी चाहिए, पेपर में क्या पूछा जाएगा। और विशेष रूप से इस समय फॉर्म भरने का टाइम चल रहा है, तो फॉर्म भरते समय आप कौन सी गलतियां ना करें। अक्सर आपको बेसिक और जानकारियां, तो क्योंकि आप लंबे समय से या तो प्रिपरेशन में होंगे, तो प्रिपरेशन में हैं तब तो अच्छा है, नहीं है तो आपके आज के सेशन से पता चल जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अभी जो फॉर्म भर रहे हैं मेरे कोई छोटे भाई बहन, तो वो ये ध्यान दें कि आपको फॉर्म भरते समय कुछ मिस्टेक है जिनसे बचना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स हैं जिनके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जान लीजिए इस परीक्षा के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस की जो भर्ती आई है उसमें 60,244 पदों के लिए वैकेंसी आई है, जिनमें आप अपने हिसाब से जिस कैटेगरी में आप आते हैं उसमें अप्लाई कर सकेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल, साथ ही साथ एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो है उसके क्लरिकल और अकाउंटेंट रिक्रूटमेंट की भी वैकेंसीज यहां पर आई हैं। इनके अंदर अगर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की बात की जाए तो नोटिफिकेशन 23 दिसंबर को आया, साथ में एप्लीकेशन 27 दिसंबर से भरना शुरू हुआ। और हाल ही में, जैसे आप सभी को मालूम होगा, आप सभी के कहने पर हमने अपनी तरफ से भी मतलब ट्विटर पर कैंपेन के अंदर पार्टिसिपेट किया था एज रिलैक्सेशन को लेकर के। तो एज रिलैक्सेशन की वजह से जो 22 साल तक का जो क्राइटेरिया था उसे बढ़ाकर 3 साल का और उसमें जो क्राइटेरिया ऐड किया गया है, तो अभी बड़ी संख्या में लोग अप्लाई कर रहे हैं। 27 तारीख से एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हुआ है और 16 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में 16 जनवरी तक फॉर्म भरते जाएं। आप लोग आज के समय पर भी अगर फॉर्म भर रहे हो तो कौन सी चीजें हैं जिनको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर अगर फॉर्म गलत भर गया तो क्या मैं दोबारा भर सकता हूं क्या, सर फॉर्म के अंदर फोटो कैसे डालनी है, सर फीस अगर अटक गई तो क्या करना है, फोन नंबर खुद का डालना है कि वो जो ई मित्र वाला व्यक्ति है उसका डाल देना है। तमाम तरह की बातें जो इसके साथ आपको पता होनी चाहिए वो मैं आज आपके सेशन में साझा करने वाला हूं। एग्जाम की संभावित डेट बताई जा रही है फरवरी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फरवरी में एग्जाम हो पाएगा, क्योंकि 18 जनवरी को तो आपका फॉर्म फिल होकर के कंप्लीट होगा। तो ऐसी स्थिति में एडमिट कार्ड्स भी आएंगे, एडमिट कार्ड्स आने के बाद सेंटर अलोकेशन भी होगा। तो टेक्निकली इतना कम समय में एग्जाम करा पाना फिलहाल मुझे तो असंभव सा लगता है, लेकिन ठीक है, अगर सरकार करा लेती है तो इसके लिए भी उनको सादुर्भाव रहेगा, ठीक है। ऐसे ही यूपी पुलिस और एसआई एएसआई के केस में अगर मैं बताऊं तो एप्लीकेशन 7 जनवरी से शुरू होंगे और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 28 जनवरी रखी जाएगी और लास्ट डेट पेमेंट का 28 जनवरी रखा गया है, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों ही चीजों के बारे में हम एक एक करके बात करते चलते हैं। जब तक बात हो पुलिस कांस्टेबल की, तो यहां पर पुलिस कांस्टेबल में उत्तर प्रदेश में 24,000 पदों की वैकेंसी निकली है। ईडब्ल्यूएस के अंदर लगभग 6,000 पदों की, ओबीसी के अंदर 16,000, एससी के अंदर 12,000, एसटी के अंदर 1200, लगभग 60,244 पदों के लिए वैकेंसी निकली है। वहीं दूसरी ओर अगर हम यूपी पुलिस और एसआई एएसआई की बात करें, तो जो एसआई गोपनीय शाखा है उसके लिए 268 पद, एएसआई के लिए 449 पद, पुलिस सहायक निरीक्षक के लिए 204 पदों की वैकेंसी, कुल इस प्रकार से 921 पदों की वैकेंसी निकल कर आई है, ठीक है। तो ये सिलसिलेवार तरीके से कौन सी किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं यहां पर उनकी जानकारी है। अब बात करते हैं फॉर्म भरते समय कितनी फीस लगेगी। तो विदाउट एनी कैटेगरी सभी की 400 रुपए फीस यहां पर डिसाइड की गई है। 400 रुपए फॉर्म भरते समय आपको पे करना पड़ेगा। बड़ा सवाल बनता है, सर मैंने फॉर्म भरा, 400 रुपए मेरे कट गए और उसका मुझे अभी तक मैसेज प्राप्त नहीं हुआ, तो क्या करेंगे। सेशन देखिए, अंत तक आपको इसका भी जवाब मैं दे ही दूंगा, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर 12th के लिए, मतलब 10th पास करने वाला बच्चा कांस्टेबल दे पाएगा या 12th पास करने वाला, तो यहां लिखा गया है 10वीं एवं 12वीं कक्षा यानी दोनों कक्षाएं किसी अच्छे बोर्ड से, अच्छे बोर्ड से मतलब जो विधि द्वारा स्थापित बोर्ड है, भारत के कानून के अनुसार स्थापित जो बोर्ड है, उनसे जिन्होंने 12th पास किया होगा वही कांस्टेबल परीक्षा के अंदर बैठ पाएंगे। इसके साथ साथ और जिन चीजों को वरीयता दी जा सकती है उनमें आपके पास कंप्यूटर को लेकर के नाइलेट और डॉएक, ये दो सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं। अगर ये आपके पास हो तो इन्हें बेहतर माना जाएगा।
प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का आपके पास अनुभव हो टेरिटोरियल आर्मी के अंदर, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी में 20 श्रेणी का प्रमाण पत्र हो तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे ही एसआई एएसआई के अंदर भी करा गया है। यहां पर टाइपिंग की स्पीड समेत आपकी हिंदी के अंदर राइटिंग, आपको कंप्यूटर का नॉलेज, इन सभी चीजों को वरीयता यहां पर दी जाएगी। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। एज की बात, जैसा कि आप सभी को मालूम है, पहले 18 से 22 एज रखी गई थी जनरल के लिए, फिर उसे अब बढ़ाकर सभी कैटेगरीज में 3 साल और बढ़ा दिया गया है। तो यानी कि जिनकी 18 से 22 थी उन्हें 25 कर दिया गया है, जिनकी 25 थी उन्हें 28 कर दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही पुलिस एसआई और एएसआई की अगर हम बात करें तो 21 वर्ष की न्यूनतम आयु और अधिकतम 28 वर्ष की आयु यहां पर मांगी गई है। परीक्षा कैसे होगी? लिखित परीक्षा होगी। ओएमआर के अंदर आप भर के परीक्षा दे पाएंगे। अगर मैं कांस्टेबल की बात करता हूं, कांस्टेबल में 150 प्रश्न आएंगे, 300 अंक के प्रश्न होंगे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग होगी, ये बात ध्यान रखने की आवश्यकता है। यानी कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन 1 है, क्योंकि 150 क्वेश्चन है, आपको 2 घंटे में पूर्ण करने हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको 150 प्रश्न, जो 2 अंक का एक प्रश्न है तो उसमें से ऋणात्मक -0.5 यानी 25% आपकी नेगेटिव मार्किंग है। इसको दिमाग में रखते हुए आपको चलना है। दूसरी बात, यहां पर 4 सब्जेक्ट, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग, ये 4 चीजें यहां पर पूछी जाएंगी। ठीक है, ओएमआर आधारित पेपर होगा। क्या एक ही बार में हो जाएगा क्या? देखिए, जब तक एज रिलैक्सेशन नहीं आया था तब भी 30-35 लाख लोगों के फॉर्म भरने की संभावना थी। उम्मीद की जा रही है कि अब इससे भी ज्यादा लोग फॉर्म भरेंगे, तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि ये पेपर एक दिन में ना होकर कई दिनों तक चलेगा, और संभवतया अगर ज्यादा दिनों तक पेपर चला तो नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाई जाएगी, जिसके बारे में सरकार ने पहले से ही सूचित किया हुआ है। ठीक है, वहीं एसआई एएसआई में भी सब्जेक्ट लगभग सेम है, लेकिन इसके अंदर जो अंदर की चीजें हैं वो चेंज कर दी गई हैं। ठीक है साहब। सर, क्या फिजिकल कोई क्राइटेरिया भी रखा गया है? बिल्कुल रखा गया है। मेल जनरल ओबीसी एससी के लिए 168 सेंटीमीटर, और यहां पर चेस्ट का क्राइटेरिया 79 से 84 सेंटीमीटर रखा गया है। वहीं दूसरी ओर एसटी के लिए और महिलाओं के लिए कुछ इस प्रकार के क्राइटेरिया रखे गए हैं। वहीं एसआई एएसआई की अगर हम बात करें तो उनके लिए हाइट और चेस्ट का क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार से रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, बस यहीं से सारा की सारा सबसे इंपॉर्टेंट कार्य शुरू होता है। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है? तो साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस का bpp.gov.in पर जाकर ही फॉर्म फिल करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा इस वेबसाइट पर ले जाकर दिखाता हूं कि फॉर्म कहां से भरना है और कौन सी गलतियों से बचना है। फॉर्म भरते समय उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, इसकी वेबसाइट पर आप जाएंगे। वेबसाइट पर जाने के लिए ये वाला आपको .gov.in लिंक क्लिक करना है। यहां पर जाकर के आप इसमें नोटिस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जब आप नोटिस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको एसआई की और कांस्टेबल की दोनों ही नोटिस दिखाई दे जाएंगी। तो जो कांस्टेबल की नोटिस आपको दिखाई दे, इस नोटिस पर आप क्लिक करें। इसको भरते हुए जब आप आगे चलेंगे तो इसमें कुछ इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिखाए जाएंगे, जिनमें से सबसे पहला ऑप्शन है अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन। इसमें आपको अपने लिए अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और कुछ इस प्रकार के स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन से मतलब ये है कि आप अपना नाम, पता, घर का जो भी उसमें डिटेल पूछी गई है उन्हें बिल्कुल शुद्धि के साथ भरेंगे। मतलब आपकी प्राइमरी स्टेज पर आपसे जब पूछा जाएगा कि आप अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, शादी का क्या स्टेटस है, आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं, आधार कार्ड क्या है, आपसे बात करनी हो तो आपका एड्रेस क्या है, फोन नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, आपकी शिक्षा का स्तर क्या है और आपका एड्रेस है, ये सारी जानकारियां पहले ही स्टेप पर आपसे पूछ ली जाएंगी। ठीक है, पहले ही स्तर पर पूछने के बाद दूसरे नंबर पर होगा ओटीपी। ओटीपी में अब यहां पर मैं आपको कुछ बातें ध्यान से बताना चाहूंगा। जब भी आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हो तो कृपया करके ध्यान रखें कि आप किसी भी चीज को भरें 2 बार 3 बार क्रॉस वेरीफाई जरूर करें। इसके पीछे का बड़ा कारण मैं बताता हूं। आप जिस भी ई मित्र से या फिर किसी भी ऑनलाइन साइबर कैफे से अपना फॉर्म फिल करते हैं, अच्छा, फॉर्म फिल करने के लिए भी मैं बता दूं, आपके मोबाइल से फॉर्म फिल नहीं होगा। फॉर्म फिल करने के लिए आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप की आवश्यकता पड़ेगी। आप जब फॉर्म फिल करें तो ध्यान रखिएगा, कई लोग ऑलरेडी फॉर्म फिल करके उसी जगह से गए हुए होते हैं। अगर आप किसी साइबर कैफे में जाके फॉर्म फिल करा रहे हैं, आपने नाम भरा तो कंप्यूटर में ऑलरेडी जो नाम यूज हो चुके हैं वो सेव रहते हैं।
तो गलती से भी कर्सर ऊपर नीचे हो गया और नीचे वाले का नाम आपकी जगह चला गया तो आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि फॉर्म भरते समय आप चाहे पूरा एक दिन फॉर्म भरने पर इन्वेस्ट करें, इसमें जल्दबाजी ना करें, क्योंकि इस समय आपका फॉर्म भरना, आपकी पढ़ाई पूरी इस दिन पर टिकी हुई है। अगर गलत फॉर्म भर गया, एक भी चीज गलत चली गई, आपने कहा गलती से सर मैं तो पता गलत भर दिया, आपका एड्रेस गलत भर गया तो पुलिस वेरिफिकेशन अटक जाएगा जब आपकी फाइनल नौकरी आएगी। तो इसलिए आप इस तरह की गलतियां करने से बचें। फॉर्म को बहुत केयरफुली भरें। फॉर्म भरते समय जो भी आवश्यक जानकारियां हैं मैं वो आपको बताते चल रहा हूं। अच्छा, एक बच्चों की और गलती होती है और वो क्या है, वो फॉर्म भरते समय अपनी डिटेल्स में जो फोन नंबर और ईमेल आईडी भरते हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे एक ही जगह फॉर्म भरने गए तो बच्चों को पता चल रहा है कि जो साइबर कैफे वाला है वो आपसे कहता है भाई साहब अभी बहुत भीड़ है, मैं बाद में आपका फॉर्म भर दूंगा, आप चले जाइए। आपको वो जाने के लिए तो कह देता है, बाद में पता चलता है कि वो फोन नंबर और ईमेल आईडी भी अपना डाल देता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब कौन भाई साहब का फोन नंबर याद रखेगा, आए थे मैं तो भूल गया क्या नंबर था। ऐसी स्थिति में आप अपना नंबर, अपना ही ईमेल आईडी जरूर देकर आएं, क्योंकि भविष्य में जब भी कम्युनिकेशन सरकार आपसे करेगी तो उसी आधार पर कम्युनिकेशन करेगी। मैं वेबसाइट में दिखा दूं, आपकी जितनी भी डिटेल्स भरी जानी हैं उन डिटेल्स को बहुत ही संजीदा तरीके से भरिएगा, बिना किसी गलती के भरिएगा। आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उन्हें पूरी केयरफुल होकर के यहां पर फिल करने की आवश्यकता है। आप देखें, आप जिस भी जगह से बिलोंग करते हैं, आपको जो जो जानकारी है, ये पूरी वेबसाइट की ही हमने आपके सामने स्क्रीन रख दी है। आप जिस भी डिटेल को यहां भरें, हमारा कंसर्न ये रहे कि आपके पास अपने सारे डॉक्यूमेंट पहले से ही हों जिनकी यहां आवश्यकता पड़ने वाली है। आपका बोर्ड सर्टिफिकेट में क्या नाम लिखा हुआ है, आपके पास पहचान पत्र पर आपका क्या नाम लिखा हुआ है, एड्रेस क्या है, ये सारी चीजें वेल ऑथराइज्ड तरीके से आपके पास होनी आवश्यक हैं। बहुत सारे प्रश्न, जिनमें से सबसे बड़ा प्रश्न है क्या हम मोबाइल से फॉर्म भर सकते हैं? आंसर नहीं, आप नहीं भर सकते। नंबर दूसरा, सर यहां पर साइन को कैसे अपलोड करना है? क्योंकि 4 स्टेप का प्रोसीजर है। अगर आपने यहां ध्यान से देखा तो आपने देखा लॉगिन करना है, उसके बाद पेमेंट आपको करना है ना। तो पेमेंट के लिए आपके पास कई मोड दिए गए हैं, ऑनलाइन भी भर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, यूपीआई से, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से आप अपना पेमेंट करें। लेकिन पेमेंट में यहां एक बहुत जरूरी बात है जो आपको पता होनी चाहिए, और वो क्या है, अगर आपने पेमेंट किया और वो अटक गया, अटकने से मतलब आपके पास मैसेज तो कटने का आ गया, वहां पर ट्रांजैक्शन अभी गोल गोल घूम ही रहा है, 24 आवर्स तक आपको वेट करना है। अब इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अंतिम दिन का इंतजार मत करिएगा कि 16 तारीख तक भाई फॉर्म भर सकते हैं तभी भरेंगे, नहीं। पता चले कि आपका फॉर्म का पेमेंट ही अटक गया तो आपका पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसलिए आप आज कल में ही जाकर फॉर्म फिल कर दीजिए। अगर 24 आवर्स का समय भी लगता है पेमेंट अटकने में, तो अब अगले दिन जाकर चेक करिए कि क्या आपको ट्रांजैक्शन डिटेल्स मिली हैं या नहीं मिली है। नहीं मिली है तो दोबारा पेमेंट करिए, 24 घंटे तक का इंतजार करिए, बैक टू बैक पेमेंट मत करिएगा। नंबर तीसरा, आपकी फोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंटेशन अपलोड। देखिए, आपके पास डिजी लॉकर में आपके डॉक्यूमेंट्स अगर हों, डॉक्यूमेंट से मतलब जो भी 10th के 12th के जो डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछे जा रहे हैं वो अगर डिजी लॉकर में है बेहतर है, नहीं है तो आपको स्कैन करके अपलोड करने पड़ेंगे। याद रखिएगा, फोटो खिंचवाते समय, क्योंकि आपकी फोटो भी यहां पर जाएगी, ऐसा मत करिएगा कि मैंने तो सेल्फी ले ली और फोटो खींच के डाल दी, आपको एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री नहीं करने दिया जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, नकल से बचने के लिए बहुत सारे प्रावधान रखे जाते हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी फोटो प्रॉपर तरीके से खींचे। जैसे अगर आप मुझे फिलहाल कैमरे में देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि मेरी दोनों आंखें आपको बेहतर तरीके से विजिबल हैं, मेरे दोनों कान आपको दिख रहे हैं, मेरी चिन और मेरा हेड आपको दिख रहा है। फोटो परफेक्ट उसी को माना जाता है। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आपकी आंखें क्लियर दिखनी चाहिए, अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो आपकी आंखें खुली हों, आपके चेहरा का चिन्ह यानी कि ठोड़ी से लेकर के हेड तक बिल्कुल प्रॉपर सामने फोटो दिखे, दोनों कान प्रॉपर तरीके से विजिबल हो, चेहरे पर किसी भी प्रकार का हंसने का भाव ना हो, रोने का भाव ना हो, आंखें खुली, मुंह बंद होना चाहिए। आप पता चले हा 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 नेताजी टाइप से भाषण दे दिया आप, नहीं, आपको मुंह बंद करके ही तस्वीर खिंचानी है। ये सारे नोटिफिकेशन में दिए गए पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको ध्यान देना है, इनमें एक भी, और हाँ, 6 महीने से पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। नंबर तीसरा, आप भले ही किसी भी प्रकार की टेरिटोरियल आर्मी में रहे हों, एनसीसी में रहे हों, वर्दी वाली फोटो नहीं लगानी है, फोटो नॉर्मल फोटो लगानी है। नॉर्मल फोटो लगानी है, बहुत ज्यादा तड़क भड़क के साथ आपको फोटो नहीं लगानी है, ठीक है ना। ये सब बातें हैं जो आप लोगों को यहां पर ध्यान रखनी चाहिए, जिनसे आपका काम चलेगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ओटीपी के समय आपको प्रॉपर तरीके से सारी डिटेल्स
आपका नाम, आपका पता, ये सब प्रॉपर तरीके से फिल करते हुए चलना है, ठीक है। अच्छा, अब अगर बात बनती है सर मैं मान लीजिए गलती से फॉर्म के अंदर कुछ गलतियां कर दिया, इतना बताने के बाद भी गलतियां कर दिया तो क्या होगा? हालांकि फॉर्म के बाद में एक शुद्धिकरण का दिन और आएगा, करेक्शन का एक डे और आता है, लेकिन देखिए अगर आप इतनी माइनर मिस्टेक करने लग गए तो आप फिर एग्जाम के लिए कितने सिंसियर हैं यह आपको पता होना चाहिए। और याद रखिएगा आप ये मान करके ही चलें कि अगर गलती हो गई तो वो पार उतरेगी। इसका मतलब आपको वो गलती दोहरानी नहीं है, उसी को एक बार में बार बार जब भी फॉर्म भरें, भर के उस साइबर कैफे वाले से कहिए कि मुझे इसका प्रीव्यू दिखाओ। प्रीव्यू का मतलब हुआ कि ये कैसा दिख रहा है, फाइनल फेज वो दिखाओ। प्रीव्यू देखने के बाद ही आप आगे बढ़ें, उससे पहले नहीं, ठीक है ना। डेट ऑफ बर्थ हो, आपकी कैटेगरी हो, अगर आपने एक बार गलत भर दिया तो आप इसे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आपका कम्युनिकेशन फोन नंबर जो इस पर आपसे बात की जा सकती है, आपके ईमेल आईडी, उन्हें आप फिक्स रखें, आप उन्हें बदलते हुए इस्तेमाल ना करें, किसी और व्यक्ति का ना दें, क्योंकि भविष्य में आपके नंबर पर ही हो सकता है ओटीपी आते रहें, इसलिए ध्यान रखिएगा। अंतिम दिन का इंतजार बिल्कुल भी ना करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर मैंने एक बार गलत भर दिया तो क्या दोबारा भी मुझे वो फॉर्म भर के गलती सुधारने का मौका मिलेगा? आंसर है जी नहीं। एक बार अगर फॉर्म भर दिया तो आपको दोबारा कोई मौका नहीं दिया जाएगा। मल्टीपल टाइम भी फॉर्म भरेंगे वो सारे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, पहला वाला ही फॉर्म आपका वैलिड माना जाएगा। इसलिए ये सारी बातें आप कृपया करके बहुत ध्यान से इस्तेमाल करें, ठीक है। तो मैंने फोटो खींचने की सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से बता दी हैं। बाकी बात की जाए सिलेबस की, तो इसमें जनरल जीके है, कांस्टेबल के अंदर सामान्य हिंदी है, संख्यात्मक मानसिक यानी कि आपकी मैथ्स है और रीजनिंग है। ये चार चीजें इसके अंदर कांस्टेबल में है। ऐसे यूपी एसआई के अंदर सामान्य हिंदी के साथ साथ कंप्यूटर ज्ञान भी यहाँ पर पूछा गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर जनरल अवेयरनेस और समसामयिक की घटनाएं भी हैं, और मैथ्स और रीजनिंग भी है। ऑलमोस्ट सेम टाइप का सिलेबस है, कुछ चीजों में परिवर्तन है जो कि आपको पढ़ने से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सभी साथी इस पूरी जानकारी से सहमत होंगे। आप लोग पूरी शिद्दत से अपने काम को पूर्ण करें, ये हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। और हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे द्वारा आप लोगों के लिए निरंतर क्लासेस की जा रही थी, उसी क्रम में आप लोगों की क्लासेस रिज्यूम जनवरी के फर्स्ट वीक से वापस यूट्यूब पर कर दी जाएंगी। हमने कुछ बीच में यात्राएं की थी, इस बीच में हमारी क्लासेस बाधित रही थी, ठीक है ना। तो आपकी वापस से फर्स्ट वीक से या फिर सेकंड तारीख से जो मेरी क्लासेस शाम को हो रही थी वो आपको वापस मिलने लग जाएंगी। और आप लोगों के लिए अगर आपको ज़रूरी हो तो बताइएगा, मैथ्स की, रीजनिंग की, इनकी भी क्लासेस हम आपके लिए उत्तर प्रदेश के हिसाब से यहाँ पर शुरू करवा देंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपकी मेहनत रंग लाए। थैंक यू सो मच।